Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some of the important and quickly asked questions from the chapter that we have already completed through the textbook We Are Not Afraid to Die, जिसमें हमने एक समुद्री यात्रा पर गए हुए परिवार के बारे में पढ़ा और जिसमें हमारे ऑथर नरेटर भी थे। एक ऑथर, दो ऑथर्स हैं, एक ऑथर जो है वो नरेटर भी थे इस स्टोरी के। उसमें क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मतलब यू कैन नॉट से दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड या विच क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड टेक्स्ट बुक का पहला वर्ड से लेकर के और टेक्स्ट बुक के आखिरी वर्ड तक, उस चैप्टर के आखिरी वर्ड तक कहीं से भी बहुत सारी, एक लाइन से अगर एक सेंटेंस है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अनगिनत बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बोला था आपसे कि ये तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट का एक प्रैक्टिस होना चाहिए, तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए। आंसर तो मैं बताता हूँ, पर पहले जब ऑप्शंस पढ़ता हूँ तो जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, पढ़े हैं, चाहे जहाँ भी पढ़े हों, जैसे भी पढ़े हों, मेरे वीडियो लेक्चर्स से पढ़े हों या क्लासेस में पढ़े हों, ट्यूशन्स में पढ़े हों, कहीं भी, तो उनको सेल्फ एसेस करना चाहिए, खुद को जांचना चाहिए कि क्या वो कितनी गहराई से इस चैप्टर को पढ़े हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ अ गुड, आई विल से इट इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट योरसेल्फ, क्योंकि इसमें हर वर्ड, हर सेंटेंस से मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने इससे पहले किया था, जिसमें पूछा था कि मे डे कॉल्स का क्या मतलब होता है। एक टर्म जो इसी चैप्टर में आया था, मे डे कॉल्स, और वो मैंने आपको रिलेट करके दिखाया था टेक्स्ट बुक से कि मे डे कॉल्स वाला टर्म जो है, ये तो स्टोरी शुरू होने से पहले ही कुछ वर्ड्स या कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि जब आप स्टोरी पढ़ें तो इन टर्म्स या इन वर्ड्स को स्पेशली वहाँ पर नोटिस करें, इसका मीनिंग समझ के रखें। तो मे डे कॉल्स वहाँ पर है। एक और वर्ड जो अभी तक पूछ चुके हैं, ऑनिंग, HONING, इसका भी सिनोनिम पूछे हैं हम। मे डे कॉल्स उनमें से एक वर्ड है। ऑमिनस साइलेंस एक वर्ड था उसी टेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले, टेक्स्ट में शुरू करने से पहले स्टोरी, और ये वर्ड्स दिए गए थे। तो उनमें मे डे कॉल्स भी था। मे डे कॉल्स का मतलब मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझाया था, इमरजेंसी कॉल्स, इमरजेंसी कॉल्स फॉर हेल्प। और आंसर जो ऑप्शंस दिया हुआ था उसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ऑप्शंस दिए थे, पहला दिया था कि जो भी कॉल मई के महीने में किया जाए,
दूसरा दिया था कॉल फॉर डिस्ट्रेस, कॉल फॉर हेल्प। अभी डिस्ट्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर इन टेंशन, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, बहुत तनाव में हो आप, और तनाव मतलब है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हो। तो उस समय मदद के लिए चाहे कोई भी तरीका अपना करके मदद मांगी जाए, तो उस हेल्प मांगने के तरीके को मे डे कॉल बोला गया है। हालांकि यहाँ टेलीफोन कॉल का जिक्र नहीं है, जो कि होता भी नहीं। आप शिप्स में जब जाते हैं तो आप वायरलेस ये से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलता है। आप पिक्चर्स टीवी में देखते होंगे कि वो लोग सिग्नल पर काम करते हैं, एयरवेज में भी और शिप्स पे भी। तो हेल्प के लिए सिग्नल भेजना, सिग्नल, गिविंग सिग्नल और ट्राइंग टू गिव सिग्नल फॉर हेल्प, इसी को मे डे कॉल बोला गया है। डिस्ट्रेस अच्छा वर्ड है, याद रखना, और हेल्प वर्ड आना रहना चाहिए उसमें, तो मे डे कॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ है, व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑथर्स हेड स्मैश्ड इन द व्हील? जब ऑथर का हेड व्हील से टकराया, स्मैश्ड वर्ड है, कोलाइड, टकराना, किस चीज़ से? ऑथर का हेड टकराया व्हील से। अब इस व्हील का मतलब तो कॉमनली जानते हैं हम लोग, चक्का, पर इस चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि जो शिप का स्टीयरिंग होता है उसको व्हील बोला जाता है। तो जब उनका सिर स्टीयरिंग से टकराया, उसके बाद क्या हुआ? ऑप्शंस, सबसे पहले तो ये सोचिए कि उनका सिर कब टकराया था व्हील से। स्टोरी में आपको एकदम इतना याद रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक पार्ट में कब टकराया था, उनका हेड स्मैश किया था व्हील से, तो क्यों किया था? क्या किसी व्यक्ति ने अटैक किया था, या समुद्री तूफान के वजह से हुआ था, या और कोई भी कारण? तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हेड स्मैश्ड क्यों किया था। तो स्मैश्ड करने के बाद, उनका हेड टकराने के बाद क्या हुआ? ऑप्शंस देखो, फिर मैं टेक्स्ट बुक में आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि कहाँ से है। ऑप्शन ए, ही वॉज हर्ट बट स्टडी। हर्ट मतलब चोटिल होना, चोट लगना, बट स्टडी मतलब फिर भी ठीक ठाक खड़ा रहना। चोट लगा है पर डगमगाया नहीं है, ठीक से खड़ा है। बी, ही वॉज नॉट हर्ट, उनको कोई चोट नहीं लगा था। सी, ही गेन्ड कंट्रोल इमीडिएटली, कि ऑथर ने का सिर जब टकराया था व्हील से, स्टीयरिंग से, तो उन्होंने तुरंत मतलब कंट्रोल कर लिया था सिचुएशन को। और डी ऑप्शन है, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। अब जो ये मैं सेल्फ असेसमेंट इसको इसलिए बोलता हूँ कि मतलब आपको इन चारों ऑप्शंस में से जो बच्चे पढ़े हैं किसी भी माध्यम से, उनको इनका आंसर इन ऑप्शंस में से चुनना चाहिए, और ऑप्शंस देखने के बाद ही चुन लेना चाहिए। अब मैं जब इसका रेफरेंस में दिखाऊंगा आपको टेक्स्ट बुक में, उसके बाद तो फिर आसानी से चुन सकते हैं आप। तो ये हेड स्मैश्ड करने वाला जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, यहाँ देखो हाईलाइट किए हैं टेक्स्ट बुक का वो सेंटेंस, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील।
उसका पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो क्या ये ऑप्शन कहीं नज़र आया आपको? बिल्कुल है, यहाँ है ये ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि उनका सिर जब टकराया उसके बाद वो लगभग उड़ते हुए, फ्लू वर्ड यूज़ किया, लगभग उड़ते हुए, ओवरबोर्ड का मतलब है अपने शिप से बाहर उछलते हुए, अपने शिप से मतलब वेव्स के कारण वो उसको बहा करके, उस स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको फ्लू करके और शिप से दूर समुद्र में फेंक दिया उन वेव्स ने, और वो डूबने लगे, सिंकिंग बिलो द वेव्स। अब जो बच्चा पढ़ा हुआ रहेगा टेक्स्ट बुक से इतना अच्छे से कि उसको ये पार्ट याद रहे कि क्या हुआ था टकराने के बाद, तो वो इसका आंसर बहुत आराम से चुन लेगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा टेक्स्ट बुक से, खाली थोड़ा सा समरी हेड या की पॉइंट्स पढ़ा रहेगा या सिर्फ सुना रहेगा और पढ़ेगा नहीं खुद से, फिर उसका याद रहने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए ज़ोर डालता हूँ कि ईच एंड एवरी वर्ड यू शुड अंडरस्टूड। और टीचर के बताने के बाद आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आप अगर किसी को बताना चाहें उस चैप्टर के बारे में, तो आप किसी को समझा सकें वो चैप्टर, और किसी वर्ड का मतलब पूछ दे तो आप बता सकें कि यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब है। इस तरह से अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे और टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, समझेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तो ये सब बहुत इजी है। ये जो कहानी पूरा पढ़ा हुआ रहेगा उसके लिए ये आंसर चुनना सबसे इजी रहेगा, क्योंकि वो हर्ट और स्टडी वाला बात कहीं लिखा गया नहीं है, और अगर आपने जिसने पढ़ा होगा उसको पता चल रहेगा। और वो हर्ट नहीं हुआ था ऐसा हुआ नहीं, उसने कंट्रोल तुरंत गेन कर लिया ऐसा भी नहीं हुआ था। वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के पार्ट में कि उस वेव ने ऑथर को वो वेव बहा करके बोट से बाहर फेंक देती है। बोट से बाहर कर देने को ओवरबोर्ड लिखा है, ओवरबोर्ड, बोर्ड से बाहर कहाँ? समुद्र में, और वो डूबने लगते हैं बिलो द वेव्स। ये होता है सिर टकराने के बाद ऑथर के साथ। तो ये ऑप्शन डी यहाँ जो है फ्लू ओवरबोर्ड, ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप टेस्टिंग एंड फिटिंग? देखो, जो अब यहाँ कौन सा शिप का बात किया जा रहा है, तो पहले ही आपके मन में आ जाना चाहिए अगर चैप्टर पढ़े हैं तो, वेव वॉकर का बात किया जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि कितना समय लग गया था उनको शिप को बना करके, बनाने में नहीं, बना करके उनमें फिटिंग और उसका टेस्टिंग करने का। टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग द बोट इन वर्स्ट सिचुएशंस, इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, ये हो गया टेस्टिंग। और फिटिंग मतलब मैंने आपको बताया है कि उसमें अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें ऐड की गई थी वो फिटिंग्स में आ गई। तो कितना समय लगा था शिप को फिट करने में और उसको टेस्ट करने में? ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है, कितना समय लगा था। फ्यू डेज, कुछ दिन लगे थे। बी है मंथ्स, महीने लगे थे। सी है
2 days, 2 दिन उनको लगे थे ये टेस्ट करने में और फिटिंग्स में। और डी है 2 years, 2 साल लग गए थे उनको फिटिंग और टेस्टिंग। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़े हैं तो। यू शुड चूज़ द आंसर योर सेल्फ। फ्यू डेज या मंथ्स या 2 days या 2 years, कितना समय लगा था। अब अगर मैं इसको टेक्स्ट बुक में आपको रिलेट कर दूंगा तो आप वहाँ पढ़ करके 1 सेकेंड में वहाँ से देख लीजिएगा कि कितना समय लगा था इनको। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये बात लिखा गया है बहुत क्लियरली। फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखो, यहाँ है, ये लाइन देखो, यहाँ दिया हुआ है, वी हैड स्पेंड months in fitting it out and testing in the roughest weather we could find। ये हाईलाइटेड सेंटेंस देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है, इसमें लिखा हुआ है वी हैड स्पेंट मंथ्स। कोई क्लैरिटी नहीं है कितना महीना, खाली मंथ्स वर्ड का यूज़ किया है। क्या करने में? उसको पहले फिट करने में, मतलब उसमें अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करने में, इंटीरियर्स, और फिर उसको टेस्ट करने में महीनों लग गए थे। मंथ्स वर्ड लिखा हुआ है क्लियरली। अब अगर आपको वापस क्वेश्चन में ले आऊँ तो आपको आंसर आपको कहाँ दिख रहा है? मंथ्स, यहाँ दिख रहा है। अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा या सिर्फ कहानी सुना हुआ रहेगा तो कहीं 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 तुम कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। फ्यू डेज़ लगे थे कि मंथ्स लगे थे कि 2 दिन लगे थे कि 2 years लगे थे। तो मंथ्स वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक का वो सेंटेंस दिखाया जिसमें बताया गया है कि महीनों लग गए थे उसको, उस बोट को फिट करने में और उसको टेस्ट करने में महीनों लग गए थे, मंथ्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में मंथ्स हमारा था एक जगह, बी। क्वेश्चन नंबर 30, when did they reach the Isle Amsterdam? When did they reach the Isle Amsterdam? अब सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पढ़ करके ये वर्ड नहीं समझ में आए, ये वर्ड आइल एम्स्टरडैम, ये उसके दिमाग से बाहर हो जाए तो इसका मतलब उस चैप्टर पढ़ा नहीं है। फिर पढ़ो पहले। पूछा है कि वो उस आइलैंड पर, आइल एम्स्टरडम नाम का जो आइलैंड था जहाँ अपना कैलकुलेशंस करके, और ऑथर नरेटर ये बताए थे कि इतना सबसे नज़दीक हमारा 2 आइलैंड है, उनमें से एक आइलैंड आइल एम्स्टरडैम है, वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं। और कैलकुलेशन करके बता दिया था कि लगभग इतना समय लगेगा पहुँचने में। कब पहुँचे वो आइल एम्स्टरडैम? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन, दे नेवर रीच्ड देयर, वो लोग कभी उस आइलैंड पे पहुँचे ही नहीं। दूसरा, एट 11 in the next morning, मतलब सुबह 11 बजे के आसपास। तीसरा, दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, कि उन्होंने आइल एम्स्टरडैम का रूट ही नहीं लिया, चुना। वो लोग अलग रूट चुनते हैं, अलग रूट से जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, कि शाम के 6 बजे के करीब।
अब देखो डेप्थ क्वेश्चन है, पढ़ करके रिवाइज करके नहीं याद रखोगे तो देखो इसको चुनना इतना आसान नहीं ना है जो पढ़ा नहीं रहेगा। दे नेवर रीच्ड, अगर आपको कम से कम ये पता होगा, बहुत सारे लोगों को सुन के भी ये याद रहेगा कि वो लोग पहुँचे थे यार, नेवर रीच्ड वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर अगर वो ऑप्शन गलत है तो सी वाला भी गलत है, दे रीच टू टेक डिफरेंट, दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, ये भी गलत हुआ कि वो लोग कोई रूट चेंज नहीं किए थे, आइल एम्स्टरडैम पहुँचे थे। तो ए और सी कट गया। अब बचा क्या, एट 11 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग या एट 6 PM इन द इवनिंग, ये दोनों में बचा। तो यहाँ कन्फ्यूज्ड हो गए। जितना अच्छा से चैप्टर का टेक्स्ट पढ़े रहोगे, उतना अच्छा से और रिवाइज किए रहोगे तो उतने अच्छे से और कॉन्फिडेंटली और जल्दी आप अपना सही आंसर चुन पाओगे। शाम का बात कर रहा है एक जगह 11 बजे का बात कर रहा है दिन का। तो पहले टेक्स्ट बुक में आ जाओ, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि टेक्स्ट बुक में है कहाँ, फिर आपको रिलेट करना होगा कि वहाँ साफ साफ आपको दिख जाएगा वो लोग कब पहुँचे थे। अब पहुँचने वाला चीज़ जो था वो एकदम चैप्टर के अंत में वो लोग पहुँचे थे। वो लोग पहुँचते ही चैप्टर जो है वो वहाँ फिनिश हो जाता था, हो गया था। तो इसके अंत की ओर अगर जाएं हम, यहाँ देखो ये लास्ट इसका, ठीक है, लास्ट ये है, यहाँ देखो वो लोग, ये पहले तो इसी का स्टार्टिंग से देख लो। देखो जब ये न्यूज़ भी उन लोगों को उनको किसने दिया था आकर के, ये भी अपना क्वेश्चन हो सकता है। बेटा और बेटी एक साथ आए थे और उन्होंने बोला था कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, तो बहुत अचरज में पड़ गए थे कि भाई क्यों हग क्यों करना चाहते हो। तो बोलता है यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, उनका बेटा बोलता है। वो बोलते हैं क्योंकि उनको लगा था कि उनका कैलकुलेशंस गलत हो गया है और अब शायद वो कभी ना बच नहीं पाएँ, उनका शिप जो है उसका कंडीशन कुछ ऐसा था। तो थोड़ा देर के लिए वो सो गए थे। यहाँ देखो लिखा हुआ है, विथ अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। अब जो लोग पढ़ा होगा उसको पता है डोज्ड ऑफ का मतलब क्या है। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। जब ये उठे तो 6 बज चुके थे, जबकि इनका कैलकुलेशन कितने बजे का था, 5 बजे का, कि 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। 6 बज चुके थे तो ये भी, और डार्क होना शुरू हो गया था, अंधेरा होना शुरू हो गया था। और वो बोलते हैं आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्नली विंड्स। कि अब वापस जाना पीछे भी संभव नहीं था और शायद वो लोग मिस्ड कर दिए उस आइलैंड को, ये उनके मन में आया था। लेकिन तभी आकर के खुशखबरी सुनाया था। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न है, इट वॉज 6 PM, ये तो लिखा हुआ है कि 6 बजे, पर ये नहीं लिखा हुआ है कि 6 बजे शाम को पहुँच गए थे, नहीं लिखा हुआ है ना। 6 बजे शाम को तो खुशखबरी मिली उन लोगों को, मतलब वो आइल एम्स्टरडैम दिखाई दे रहा था अपने सामने। वो लोग पहुँचे नहीं थे लेकिन क्लियरली दिख रहा था। बाय 6 PM यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि
वो 6 बजे पहुँचे नहीं थे। लिखा हुआ है कि उन लोगों ने रात वहीं बिताया था, ठीक है, और रात वहीं बिताया था और फिर अगले सुबह वो लोग आइल एम्स्टर्डम पहुंचे थे। ये देखो, वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, मतलब पानी में ही उन्होंने अपना बोट को एंकर कर दिया था। ये सब टर्म्स शुरू से पढ़ते आइएगा तब समझ में आएगा। बोट को पानी में एंकर डाल के रोक दिया था। फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, देखो लिखा है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग पहुंचे थे आइल एम्स्टर्डम पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ था उसमें 6 PM भी है और नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11 भी है। अब टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट मॉर्निंग का जिक्र तो है बट 11 AM जिक्र नहीं है, मगर ये ज़रूर बताया है कि वो लोग ये 6 बजे वाला जो है एक ऑप्शन अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, ये 6 बजे पहुंचने का बात नहीं हो रहा है। ये 6 बजे उसके चिल्ड्रन ने आकर के उसको खुशखबरी दिया था दैट वी आर नियर द आइलैंड, वी कैन सी द आइलैंड नाउ, कि हम लोग आइलैंड देख सकते हैं हमारे सामने। तो 6 बजे ये खुशखबरी मिला था। फिर रात में वो लोग मतलब आइलैंड से अभी भी दूर थे, रात भर वो लोग रुके फिर मतलब शिप पे ही, और नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि 11 AM नहीं दिया गया बट नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहुँचे थे आइल एम्स्टर्डम पे। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसके अनुसार कौन सा होना चाहिए? ये बी वाला होना चाहिए। हालांकि टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग वर्ड है, 11 नहीं है, मगर फिर यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसमें से बाकी ऑप्शंस तो और भी कहीं सूट नहीं कर रहे। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब कितने बजे ऑथर को उनके बच्चों ने आकर के खुशखबरी दी, कितने बजे, अगर ये पूछे कितने बजे दिख गया था आइलैंड उनको, अगर ये पूछे तो आप लिखिएगा 6 PM दिखा था। 6 PM को बच्चों ने आकर के खुशखबरी दी थी। लेकिन पूछा कि पहुँचे कब आइलैंड, तब आप 6 PM नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने रात जो है वो समुद्र में ही बिताई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सेल करके पहुँचे थे। तो इसीलिए ऑप्शन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग होगा। तो मतलब इतना डेप्थ से नहीं पढ़ोगे, खुद सोच लो कि ये करने में तुमको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर सही कर रहे हो कि नहीं इसका कोई तुमको गारंटी भी नहीं रहेगा। 6 PM भी पढ़ा हुआ लगेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग भी पढ़ा हुआ लगेगा, पढ़ा हुआ सबको लगेगा, मगर आंसर कौन सा सही है ये उनको ही पता चलेगा जो थोड़ा अटेंटिव हैं, टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, नोट करते हैं चीज़ों को और सुनते हैं और रिवाइज करते हैं। वो लोग चुन लेंगे कि 6 बजे उन लोगों को दिखाई दिया था, नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पहुँचे थे। चलो टेक्स्ट बुक में टाइम नहीं दिया है पर यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है ना 11 AM, तो वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचे थे। ये ऑप्शन हमारा जो है इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है। व्हेन डिड दे रीच द आइल एम्स्टर्डम, और कब देखा था, कब दिखा था या कब खुशखबरी दिया था बच्चों ने आकर के, तब बोलेंगे कि 6 बजे। इससे आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।